मालूम पड़ा ना हाँ जी राम राम दे दो हथियार बैठ जाए सारा काम देखी जाए मार दो चलता है हाँ यार की मार दो अब तो ये ना डेविड पर जबरदस्त करना मीडिया पर समझ आगे जाओ जयदीन अड़े बाबू जीतू भैया जयदीन यहाँ जी आ गए डिप्टी लेवल की आज चल रही है सरकार प्लीज बोलो मत। रात 10 की ये घटना है जिसके अंदर हमारे जो नारायण जी वेगर हैं उनके खेत में नियमित रूप से कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करने से पहले भी जो दबंग थे वो लगातार इनके कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे, अपने मवेशी जबरदस्ती इनके खेत में घुसेड़ना, जिससे ये परेशान थे। लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से ये मामला दब जाता था, कोई कुछ नहीं कहता था। इस बार क्या होता है कि इनका एक पढ़ा लिखा बच्चा है जो महाराष्ट्र में पढ़ाई करता है, साथ में जॉब भी करता है, 25,000 रुपये में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करता है। वो आया हुआ था, पढ़ा लिखा है, उसने देखा कि मेरे पिता के साथ में संगीन मारपीट हुई है और लगातार इन चीज़ों से पीड़ित है। तो उसने कहा कि पापा चलो FIR करते हैं। तो FIR देने के लिए पुलिस थाना उपस्थित हुए रूपनगढ़ पहले ही दिन उन्होंने टालमोल की के साथ या तो दीपावली हम कर नहीं सकते, ऐसा कहीं है नहीं। और जबकि राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर आदेश जारी कर रखे हैं कि किसी भी मामला शिकायत जो भी है उसको तुरंत प्रभाव से दर्ज किया जाए, और जो SC ST और पोक्सो के मामले हैं वो तो जल्दी ही दर्ज होने चाहिए। इस मामले के तहत पिता और पुत्र मुकदमा देने पहुंचे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं की गई, ना 151 में किसी मुलजिम को लाया गया और उनको टालमोल करके भेज दिया। अगले दिन ये वापस 26-27 घंटे बाद में जब वापस गए तो जब ओम प्रकाश पढ़ा लिखा होने के नाते उसने कहा कि साहब ये मुकदमा आपको दर्ज करना पड़ेगा, अन्यथा हम कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में जाने के इस डर से कि भाई राज्य सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं कि मुकदमा तुरंत दर्ज करना है, और उसमें आप कोर्ट में जाने की जब उनको लगा तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसी दौरान SHO रूपनगढ़ ने मुलजिम पक्ष से फोन पे बातचीत की। आधे घंटे की बातचीत के अंदर उन्होंने कहा कि आप इनके विरुद्ध चोरी, मारपीट और घर में घुसने का मामला लेकर आए, मैं दर्ज करूंगा और मैं इनका इलाज करता हूँ। ये शब्द थे SHO के, ये इस तरह के SHO के शब्द थे। फिर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा 30 घंटे बाद में हमारा दर्ज किया गया, उनके जस्ट आधे घंटे बाद में उनका मुकदमा दर्ज किया गया। 235 से हमें 236 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और लगातार ये दबाव बनाया गया कि तू मुकदमा वापस ले ले, अन्यथा तेरे को इस मामले के अंदर घर में घुसना, मारपीट करना और चोरी करने के मामले के अंदर हम आपको दोषी बनाएंगे। इस दबाव रहा। दबाव के चलते वृत्ताधिकारी जब डिप्टी साहब जांच के लिए पहुंचे तो सबसे बड़ी गनीमत ये थी कि नक्शा मौका के दौरान ही डिप्टी साहब वहाँ पे मुलजिम पक्ष के और वहाँ के जो सरपंच है, पूर्व सरपंच, उनके घर पे चाय नाश्ता करते हैं, 2-2 घंटे बातचीत करते हैं। इससे ये साबित होता है कि उनकी मिलीभगत साठगांठ रही। इसी से प्रताड़ित था ये लड़का कि बार बार जब ये व्यवस्थाएं देख रहा था तो उसे लगा कि ये मामला अब नहीं हो पा रहा है। तो अगले दिन जब वृत्ताधिकारी कार्यालय के अंदर किशनगढ़ बयान देने के लिए ये लड़का और इसके पिता और 2 मुलजिम जो अदर इनके मित्रों को जबरदस्ती फर्जी FIR में बनाए गए हैं, रवि और युगल किशोर, वो वहाँ पहुंचे
किशनगढ़ पहुंचने के बाद में वहाँ के लोकल पदाधिकारी के कार्यालय की जो स्टाफ है वो भी ये कहते हैं कि तो मुकदमा उठा ले, अन्यथा तेरे को इस मामले में चालान कर देंगे, हम चोरी के मामले में तो चालान कर देंगे। जगह भी नाम लिखो। इससे ये इतना दबाव में हो गया कि ये इस बच्चे को कुछ नहीं सूझा कि जब पूरा प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, सारी व्यवस्थाएं मेरे खिलाफ होती जा रही है, तो इस बच्चे के अंदर कुंठा आने लगी। उसने जितना अपना बूता था, तो जितने प्रयास थे उतने प्रयास किए, लास्ट में वही हिम्मत हार गया और इस हिम्मत हारने के दौरान उसे आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाने पड़े। 3 पृष्ठों की उसमें सुसाइड नोट में उसने संपूर्ण व्याख्या की है इस बात की कि मैंने ये सुसाइड क्यों किया है। अपने 164 के एविडेंस में, लिखित एविडेंस के अंदर इसने संपूर्ण व्याख्या की है कि मेरे साथ में ये घटना क्यों हुई है। और अब भी सबसे बड़ी बात है कि जब हमें पता चला तो हम रात को 1:30 बजे वहाँ पहुँचे, तब हमने ही परिवार को समझा कि यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को यहाँ तक लेके आए और हमने वहाँ पे भी पुलिस अधिकारियों को ये कहा था कि आप त्वरित प्रभाव से मुल्जिमान की गिरफ्तारी करें, हमारी मांग यही है और इसी मांग को लेकर हम अड़े हुए। लेकिन अभी तक किसी ने कोई दबिश नहीं दी है, कहीं कोई पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। जब मैं अभी अधिकारियों से बात कर रहा हूँ तब भी ये कह रहा था हम तो यही बैठे हैं, हम तो आपके काम में बिजी हैं, तो भाई दबिश दे दो, वहाँ से उठा के ले आओ मुल्जिम को। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बच्चे की व्यथा इतनी आसान नहीं है और इसके साथ में जो हुआ है वो बहुत गलत है। इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और ये सारी घटना अभी तो एसपी साहब आए हैं, ये FIR दी है हमने, जिसमें ये जो मुकदमा है ना अशोक जी, ये जो दर्ज हुआ 25 को ही 15-29 पे 5-29 पे 2-2.5 घंटे बैठ 379 था ना। एकदम सारे शांति बनाए रखेंगे। आराम से लेवल की जांच कराओ, कॉन्स्टेबल तरीका बात नहीं करा। अरे भाई शांति रखो थोड़ा, भाई साहब बात कर रहे हैं ना, फिर भाई साहब किस लिए आए? आप आज भी दिए क्या? अभी दे ज्ञापन जो मैंने कहा वही ज्ञापन पे बात करेंगे। आपने ये तो देखो, पहले तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वकीलों ने कोई ऐसी का मुकदमा दर्ज होता है ना, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनिंग करता है, ठीक है, और FIR लिखी जाएगी यहाँ से और उसके बाद अगर क्रोस में कोई इस तरह से वो करता है, आप देखो 25 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ 3 बजे 25 तारीख को दूसरा मुकदमा इनके खिलाफ लोग का दर्ज कर दिया 5 बजे 2 घंटे बाद पीटो 2 घंटे में देखो पीटो, फिर झूठा मुकदमा दर्ज करा दो और फिर ऐसे जो है ये सोचते हैं जनता का सम्मान करें।
वो तो वर्दी का सम्मान करती है, ऐसे नालायक लोग थोड़े करती है। तो आप और मैं ये महसूस करें, आम आदमी होने के नाते जितने यहाँ लोग खड़े, कोई किसी पूछो किसी जात धर्म का हो, ओम प्रकाश आत्महत्या कहा थी, तो मजबूर होकर मरा है। वैसे मर जाता जितने। अब ये चाहे गरीब है कुछ भी है, उनके लिए विरोध उल्टा उनको पीड़ित किया जा रहा है। वहाँ थाना अपना काम देख रहा है, उसके बच्चों के ना वो पढ़ के मैं सुन रहा हूँ, इतना अंदर से वो हुआ कि देखने वाला चश्मा भी मुझे खुलाया और दौड़ा आ रहा हूँ। और यहाँ के अधिकारियों में इतनी भी शर्म नहीं रही, सब लोग कह रहे गिरफ्तारी करो, कुछ नहीं कर क्यों ऐसा क्यों? ये बताओ, आप तो एसडीएम है ना, तो क्या कार्रवाई हुई ये बताओ पहले। पुरानी एफआईआर देखो, पुरानी इस पे बताओ क्या कार्रवाई। यहाँ पुलिस के अधिकारी नहीं तो हम नहीं वो देंगे। एक मिनट आवाज जाओ ने शोजीराम जी साहब की क्या ड्यूटी था? खड़ा मत हो अगर मैं गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो मैं SST एक्ट के मामले में तत्काल गिरफ्तारी कौन सी जांच कर रहे हैं? जांच के बाद तो यहाँ ये तो सरकार ने कर रखी हुई, लेकिन SC/ST एक्ट में तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अभी देता हूँ निकाल के। अच्छा ये नहीं है, एफआईआर होते ही नहीं है, एफआईआर में जांच होते ही गिरफ्तारी अभी देंगे आपको 5 मिनट वकील है ना, आप देखो। और ये 2 घंटे बाद तमाशबीन बन के जो पीटे हुए उन्हीं के खिलाफ मुकदमा, क्या कमाल कर रहे हैं। राजस्थान में प्री रजिस्ट्रेशन कोई भी आता है, इनका तो 24 में भी नहीं हुआ, इनका तो 25 में हुआ। इसकी आपने लिख के दी रिपोर्ट, जांच करवा देंगे। ऐसी कोई लापरवाही किसी के द्वारा की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आज तक जांच क्या की गई और भी अभी तक हाल भी जांच बाकी है, व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है इसमें। 24 घंटे किसी को आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई। अच्छा ये सही है, जांच बाकी है, लेकिन जांच ये मेरी हाल है। एप्लीकेशन लो, मदद करो अगर आप बात में करेंगे। आप किसी के खिलाफ इसको बिल्कुल दर्ज करवा दें। इसको दर्ज कराओ, जांच करा लेना, दर्ज कराओ, फिर हम प्रयास वो उसका आगे बढ़ाएंगे, दर्ज कराओ, दर्ज करा कर यही तो काम है। कोई भी आगे दर्ज ठीक हुई, दर्ज कराओ, मेरी बात हुई थी उससे 26 तारीख को मेरे साथ में इस तरह की बात और FIR दर्ज हुई। FIR तो बड़ी मुश्किल में FIR दर्ज हुई है। और जो सीओ है डिप्टी जो है, डिप्टी बोलते हैं हमारे सीओ, डिप्टी जो है वो मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है, संगीत से बात कर रहा है। और अब गांव में आया है तो जिनके खिलाफ मैंने दर्ज कराया उन्हीं के यहाँ मैंने जो फोन किया मैंने जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वहाँ जांच करें, बयान इसके बयान आए बोले मैं कार्रवाई करवाऊँ। ये बात ही मेरे को आप मुझे नहीं पता था कि घर जाएगी तो मैं वो सब उसके खिलाफ सीओ के हमें नहीं बुलाना, हमें नहीं बुलाना, आप दर्ज कराओ, थाना अधिकारी को भी सस्पेंड करो और सीओ को भी जेल जाए। नीचे बैठो यार, और कोई हल्ला ना हो जाए, किसी कोई बात नहीं तो आके अपनी बात कर दे।
हमारे साथ हो रहा है क्या बताओ? हाँ भैया बैठ लो अभी तो तुम्हारी सुनवाई नहीं करता। अरे यार बैठ ले भाई। आप ये दर्ज वो दर्ज करा के दो। आर्य को फोन करके वो मंगाना कोर्ट वाले। यहाँ के अधिकारी तो हमने देख ली। बैठने की इधर बैठो ना आराम से कराओ। मुझे भरोसा है मगर आप मुझे बताओ एक आदमी जो पीड़ित होगा कहाँ जाएगा? पुलिस के पास ना भाई। मुकदमा लिखने की ताकत किसके पास है? पुलिस के पास। और जांच करने की भी अगर मैं जांच करके दूं तो क्या आप मान लोगे? सही नहीं मान सकते ना, क्योंकि आप सिस्टम के लोग हो। और ना ही मैं मुकदमा लिख सकता। ये दोनों ताकत आपके पास है। ये तो आम आदमी आपको भगवान की तरह देखता है, लेकिन भगवान क्या कर रहा है? उसका कत्ल कर दे रहा है। तो इससे तो न्याय की जो वो है परिकल्पना उसको भी ठेस पहुंच रही है। आप देखो 24 घंटे से उनका बच्चा सुसाइड करे पड़ा और हम लोगों को वहाँ सारा वो करके, जबकि हमारा धर्म है। उसने हमें उसने याद किया उसकी अंतिम इच्छा ना, जिसको फांसी की सजा होती है ना उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उसकी अंतिम इच्छा में सारे काम छोड़ के आया और सच है उसकी बात। वो उसने अपने हीरो को पिटते देखा ना। मेरे पिता के साथ भी कोई ऐसा करता तो मेरे लिए मेरा जीवन मरने लायक होता अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर आप भी जानते हैं आपके पिता के साथ ऐसा होता आपको बताओ। मैं तो अपनी भावुकता को भी रोक पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा वो उसकी तड़प मैंने उसके लेटर में देखी है। लेकिन नहीं होगा अन्याय बेटा। आप दर्ज कराओ और फिर उसे बच्चों को बताओ। अगर इतना ही मन हो ना चमचागिरी करने का तो सारे खाकी और आए सफेद कपड़े पहन के देखो कुत्ता ना बना देना उसका, तब बताना। ठीक है ये चलेगी। इसका सम्मान है जो आपने पैर रखी है, इसका सम्मान है। ये हमारे देश का सम्मान है, गौरव इसलिए। वरना क्या हम लोग कमजोर हैं? बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप वो दर्ज कराओ फिर हम बात करेंगे। अभी तो मैंने उसकी माँ से नहीं मिला। देखो वो क्या सोच रही होगी। अकेला बेटा जिसका, बताओ कहाँ से लाके दूँ इसको? ये देखो इनको कहाँ से लाके दूँ बताओ? वो दलित के दबंगे घर जाके बैठते हैं। ये कौन सा निष्पक्ष चाहिए वो जावा अगला घर नाम तो बड़ी करवा अपने अधिकारी से करा। अरे भाई साहब मैंने मैंने बात की उससे, मुझे मालूम है कितना देखो भाई मेरा आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ के न्याय चाहिए ना। तो फिर पहले एफआईआर कॉपी आएगी उसके बाद सारी बात होगी। और एक चीज याद रखो, तुम तय करो तुम्हें ऐसे ही मरना है या फिर जो है अपने पैरों पे तय करो। नहीं सर ये कोई मौत नहीं है ना। मैं तो वो अगर मेरे आज जिंदा होता तो मैं उससे भी लड़ता। सही है। ये क्या किया उसने? हालातों के सामने ऐसे टूट के बैठोगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी बात होने तो जिम्मेदार से बैठो। और जिसको लगता है कि भाई मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हो घर जाना चाहता चला जाए। मैं किसी को बिल्कुल दबाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरी माँ को उस बहन को उनके पिताजी को संतुष्टि नहीं होती तब तक तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। ठीक है अभी तो इनको वो अगर वो अच्छे अधिकारी हैं मैं इनको क्यों कुछ कहूँ? इनका दोष थोड़ा ये भाई देखो हम इनकी तरह नहीं कर सकते ना। जिसका दोष है उसी को करेंगे, लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं कि वो न्याय करवाने में मदद करें। एसडीएम साहब भी खड़े, एफआईआर कॉपी मंगवाइए, पहले कॉपी लें उसके बाद बाकी बात करें। एफआईआर और वो भी देखो सुनिए ना कितने ताकतवर है यहाँ के लोग। पीटते भी हैं, पिटाई भी लेते हैं। और देखो चैन से घर बैठे 24 घंटे अगर मैं कड़वी बात कहूँ भाई आप बैठे विधायक किसी और बिरादरी का होता ना तो अब तक लटका दिए तो उसके घर के लोगों को भी यार क्या मजाक कर रहे हो? क्या मैं झूठ कह रहा हूँ बताओ? ताकतवर व्यक्ति होता तो अब तो उसकी बच्चियों को उसकी माँ को भी उठा रहा। ये आपका तमाशा देख रहे हैं लोग। तुम लोग अपने आप में खुश होते रहते हो राजस्थान के साथियों। हाँ देखो ये बल है कि हम अन्याय भी सह रहे हैं फिर भी चुप हैं।
तो मैं आपका इस अन्याय के खिलाफ अगर आप चुप हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप न्याय तक चुप नहीं रहना। बिल्कुल सर। अगर देखो माँ भी तब दूध पिलाती जब बच्चा रो पड़ता है, अगर बच्चा ना रोए माँ भी नहीं दूध पिलाती, बताओ पिलाती है क्या? उसको लगता है सब ठीक है। कुछ भी करो, इस अन्याय को रोकने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो करो, ठीक है? नहीं बोलो, लेकिन यार ये सुसाइड वाला काम मत करो, ये बहुत बुरा है। मैं अगर उसको बीमार होता ना, उसके ऊपर लाखों रुपए लगते, हम लोग इकट्ठा करके दे देते। उसको उसकी हड्डी टूट जाती, हम लोग उसको सही करा लेते, लेकिन उसको हम जिंदा नहीं कर सकते। एक भाई खो दिया ना, और कैसे पाल के बड़ा होता, किसी से पूछ के देखो, जिसके बेटा उससे पूछो, अगर बच्चा रो पड़े तो पिता की रूह कांप जाती। इस पिता पे क्या बीतती होगी? नर्सिंग कराइए, नर्सिंग कितनी बड़ी पढ़ाई है वो, नर्सिंग में कितना करते हो आप? देखो वो पढ़ा लिखा था ना, इसलिए अपमान समझा। अगर अनपढ़ होता तो सोचता कि यार तो होता ही रहता हमारे साथ। नहीं, मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। वो कार नहीं था, कार होता तो ये रास्ता नहीं चुनता। वो ताकतवर था, लेकिन वो इस अन्याय को सह नहीं पाया। उसे लगा कि यार ये नहीं। मैं आपको भी कह रहा हूँ, अभी आने दो एप्लीकेशन, अभी तो इनके आंसू जब तक नहीं पूछते तब तक नहीं। मैं तो यार रात से इतना परेशान हूँ कि समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको कितनी उम्मीद लगा के बैठा है वो। आप लोगों से पता, वो मरने के बाद आपसे उम्मीद लगा रहा था, जब वो मरने जा रहा था कि भाई मेरे लोग जो आके मेरी लड़ाई लड़ेंगे। उसके पास आपके अलावा है क्या पता? तो नहीं, अभी तो लड़ाई संघर्ष शुरू हुआ और अंजाम तक लेके जाना, ठीक है? और चैन से बैठे रहो यार, कुछ नहीं होता। किसान एक साल बैठे रहे। देखो यार, मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हूँ, मौत से नहीं डरता, लेकिन इस अन्याय से डरता हूँ। अब मैं इनको क्या जवाब दूसरी बात को? आप बताओ, आपके पास जवाब हो तो आप बताओ। मेरे पास नहीं बन पा रहा, मैं उनको क्या जवाब दूँ? वो वही सोचते हैं कि हमारे लोग तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन देखो कहाँ है ताकत। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे बस इसी चीज से डर लगता है कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। उसकी कोई कीमत, अगर जान भी कीमत है तो हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकारें जानती नहीं है, ठीक है? तो बैठे रहो, मैं उनसे बात कर लूँ, और जो यहाँ साथी बैठे हो अपनी बात सुनो। ऐसा मत करो कोई इधर चिल्लाए कोई उधर चिल्लाए, और एक रुक रहो। इन पे भरोसा करो, जो लोग यहाँ बैठे, तुम्हें भरोसा है इन लोगों पे, फिर बैठे रहो, फिर उनकी बात को सुनो। ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे गुस्से की भी कदर करता हूँ। तुम्हें देखो, तुम्हें दर्द है तभी तो तुम यहाँ। अगर दर्द ना होता कौन आता है, किसी का रिश्तेदार मिल जाता। तो इस दर्द को समझते हुए ताकत बना, ठीक है? बैठ जाओ, मैं उनसे बात करूँ उनकी। मैं तो देखो यार, बड़ी तकलीफ है, कैसे सामना करूँ? देखो मैं हिम्मत नहीं जुटा। बच्चे सबसे बड़ी याद आपके टिकाई है हमारी, सबसे ज्यादा बच्चे की याद आपके थी, हमारी याद आपके ही है, जो भी है। तो मेरी आप सब लोगों से तैयार है। मैं भी तो आप ही हूँ अकेला, मैं अकेला क्या करूँगा? अकेले चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तालियां बजाने से, गालियां देने से कभी न्याय नहीं मिला। हाँ कर लो, आप कर लो। हम तो आपसे ही कह सकते हैं। विधायक नहीं बुलाओ, वो उसका विधायक एक बार बैठ जाइए ना, तो आ जाएगा अगला। आपका कोई नहीं, जाओ।